स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भाषा के स्वरूप के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों हिंदी व्याकरण में हमने इससे पहले दो टॉपिक जो है हिंदी भाषा का विकास से जो दो टॉपिक है उसको हमने पहले क्लियर किया है और इसमें कुछ अन्य जो हमारी वीडियोज़ है और आएंगी उनको हम आगे कवर करेंगे और आज की इस वीडियो में हम भाषा के स्वरूप के बारे में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों भाषा भाषा का वह रूप जो विकसित होकर आगे बढ़ता जाता है वो भाषा का स्वरूप कहलाता है। ठीक है, यानी कि भाषा का वह रूप जो विकसित होकर क्या क्या होता है आगे बढ़ता जाता है वह भाषा का स्वरूप कहलाता है। भाषा के स्वरूप को मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। कौन कौन से? बोली होगी, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है दोस्तों, यानी कि भाषा कोई भी भाषा है तो उसको चार रूपों में हम बांट सकते हैं। एक तो बोली आती है। बोली क्या होती है? किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो होती है बोली होती है। उसके बाद साहित्यिक भाषा जिसमें जो साहित्यिक रचनाएं होती है, फिर राजभाषा आती है और फिर राष्ट्रभाषा आती है। ठीक है, यानी कि भाषा के स्वरूप को हम चार भागों में बांट सकते हैं। बोली, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम बोली को। बोली क्या होती है? किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। यानी कि किसी छोटे क्षेत्र में जो है जब कोई भाषा बोली जाती है तो वह बोली कहलाती है। ठीक है, इसका कोई लिखित व साहित्यिक रूप नहीं होता है। यानी कि इसका कोई भी लिखित या फिर साहित्यिक जो स्रोत है वो नहीं होता है। ठीक है, बोली का कोई भी लिखित या फिर साहित्यिक स्रोत नहीं होता है। किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। ये क्षेत्र या स्थान विशेष के जो होती है अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये बोली होती है ना। जैसे अलग अलग गांव के हम देखें तो गांव में जो होती है अलग अलग गांव की अलग अलग बोली हम मान सकते हैं। ठीक है, कहीं पे थोड़ा बहुत ऊंचा मतलब मैच करता है, बट अधिकतर ये होता है कि बोली जो होती है कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हमें मिलता है। ठीक है, एक एरिया की भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एक एरिया की भी बोली में हमें थोड़ा बहुत चेंजेस मिल सकता है। ठीक है, तो बोली जो होती है और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बोली को देशज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ही जन्म हुआ है बोली का। ठीक है, यहाँ के लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इस भाषा को यूज किया है तो इसको हम देशज कहेंगे, है ना। भारत में 600 से अधिक बोलियां प्रचलित है। कितनी है? 600 से जो है एबव, यानी कि उससे अधिक जो है बोलियां प्रचलित हैं। फिर देखो हिंदी भाषा के विविध रूपों में खड़ी बोली सबसे अधिक प्रचलित है या प्रसिद्ध है। हिंदी भाषा के विविध रूपों में खड़ी बोली जो है सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली आदि क्या है? बोलियां हैं। बोलियां पूछा जाएगा तो कौन कौन सी है? कुमाऊनी बोली है, गढ़वाली बोली है, ये क्या है? उत्तराखंड में बोली है। अब देखो साहित्यिक भाषा क्या होती है? इसमें साहित्यिक रचनाएं होती है। ठीक है, साहित्यिक रचनाएं किसमें होती है? साहित्यिक भाषा में। साहित्यिक भाषा व्याकरणिक भाषा भी कहलाती है। इसे मानक भाषा भी कहते हैं। इसे शुद्री या सुगरी भाषा भी। तो दोस्तों हिंदी भाषा के विविध रूपों में जो है खड़ी बोली सबसे अधिक प्रचलित है या फिर प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाली बोलियां इस टाइप से उत्तराखंड राज्य में भी जो है बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा के विविध रूपों में खड़ी बोली सबसे अधिक प्रचलित है या फिर प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम साहित्यिक भाषा क्या होती है। ठीक है, साहित्यिक भाषा क्या होती है इसको देखते हैं। देखो इसमें साहित्यिक रचनाएं होती है। ठीक है, साहित्यिक भाषा में साहित्यिक रचनाएं होती है। साहित्यिक भाषा जो है व्याकरणिक भाषा भी कहलाती है। ठीक है, इसे मानक भाषा भी कहते हैं। साहित्यिक भाषा को क्या कहते हैं हम? व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा भी कहते हैं। इसे शुद्री या सुधरी या फिर सुगरी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसे परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। किसको? साहित्यिक भाषा को क्या क्या कहते हैं? इसमें साहित्यिक रचनाएं होती है, पहली चीज़ तो है। ठीक है, देखो दोस्तों हम भाषा के स्वरूप के बारे में पढ़े हैं। हमने बोली पढ़ा ना, बोली क्या होती है हमने पढ़ा कि देखो भाषा के कौन कौन से स्वरूप है, ऐसे पूछा जाएगा। बोली है, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इस टाइप से भाषा के स्वरूप है। ठीक है, उसके रूप है, ये चार रूप है। ठीक है, अब उसमें पहला रूप आता है बोली। बोली क्या होती है हमने पढ़ा, किसी छोटे क्षेत्र में जो है बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा 600 से अधिक बोलियां भारत में प्रचलित है। उसके बाद खड़ी बोली सबसे अधिक प्रचलित में है और कुमाऊनी गढ़वाली आदि बोलियां हैं। और साहित्यिक भाषा में क्या पढ़ा हमने? इसमें साहित्यिक रचनाएं होती है। साहित्यिक भाषा व्याकरणिक भाषा भी कहलाती है। इसे मानक भाषा भी कहते हैं। इसे शुद्री या फिर सुगरी भाषा भी कहते हैं। इसे परिष्कृत भाषा भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधि आदि साहित्यिक भाषा है या फिर बोली विकसित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें साहित्यिक भाषाएं होती है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधि आदि साहित्यिक भाषा है। अब दोस्तों हम देखते हैं राजभाषा क्या होती है। इसे हम कार्यालयीय भाषा भी कहते हैं। ठीक है, भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा क्या होते हैं? इसे कार्यालयीय भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। संविधान द्वारा देखो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। दोस्तों पूछा जाता है कि संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया? तो 14 सितंबर 1949 को जो है उसने राजभाषा के रूप में अपनाया था। ठीक है, राजभाषा क्या होती है? ये एक ऐसी भाषा होती है जो देश में राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, उसमें देखो इसमें केंद्र और राज्य के बीच संबंध होता है। राजभाषा वह भाषा होती है जो राज्य सरकार के अधिकतर लोग
द्वारा बोली जाती है। ठीक है, राजभाषा क्या होती है, देखो इसे कार्यालयी भाषा भी कहते हैं। राजभाषा को क्या कहते हैं हम, कार्यालयी भाषा कहते हैं। ठीक है, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कब हुआ, 14 सितंबर सन 1949 को। राजभाषा एक ऐसी भाषा होती है जो देश के राजकीय कार्य में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब देखो राज्य भाषा क्या होती है, राज्य भाषा वो भाषा होती है जो राज्य सरकार अधिकतर लोगों द्वारा प्रयुक्त, राज्य सरकार के लोगों के द्वारा प्रयुक्त। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है, भारत की कोई भी एक भी राष्ट्रभाषा नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, राष्ट्रभाषा बनने के लिए उस देश की 60% से अधिक जो जनसंख्या होती है उस भाषा को समझना अनिवार्य है। राष्ट्रभाषा शब्द संवैधानिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश की संपर्क भाषा है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को उस भाषा का समझ सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, पहली चीज तो। राष्ट्रभाषा होने के लिए क्या कंडीशन है, 60% से अधिक जनसंख्या जो है उसे समझना अनिवार्य है। राष्ट्रभाषा शब्द संवैधानिक नहीं है, संपूर्ण देश की संपर्क भाषा है, अर्थात देश का प्रत्येक नागरिक उस भाषा को समझ सकता है। ये राष्ट्रभाषा के बारे में दोस्तों है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने हेतु सबसे पहले प्रयास कब किया गया। तो 1893 में दोस्तों हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने का सबसे पहले प्रयास किया गया। नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा स्थापना की गई उसकी, तो उसके द्वारा जो है की गई। तो 3 व्यक्तियों के द्वारा उसको स्थापित किया गया, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है हिंदी को नागरिक प्रचारिणी सभा जो है स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया। उसके बाद देखो 1917 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। तो इसके लिए 1917 में बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं। इसके बाद पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में प्रयागराज में हुआ। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। अब देखो पहला हिंदी सम्मेलन प्रयागराज बाला को ही दक्षिण भारत में प्रचार सभा बनाया था उन्होंने, जो कि 1917 में मद्रास में स्थापित हुआ। इसमें महात्मा गांधी को आजीवन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हीं के प्रयासों से बनाया गया था। ठीक है, उन्हीं के प्रयासों से, क्योंकि उनके प्रयासों से ही जो है हिंदी भाषा के लिए इतना जो है इम्पोर्टेंट रोल किया गया था। देखो 1927 में हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना भी इलाहाबाद में होती है हिंदी के संरक्षण के लिए। और 1936 में जो है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना होती है वर्धा गुजरात में। ठीक है, और 1929 में देवघर में हिंदी विद्यापीठ स्थापित हो जाता है। 1938 में जो है बम्बई में बम्बई हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। उसके बाद देखो दोस्तों 1964 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना भी हो जाती है। दोस्तों हिंदी के विकास के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए किए गए प्रयास है। उसके बाद 1975 में जो है नई दिल्ली में नागरी जो हिंदी परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों ये सब संस्था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयोग में हुई थी। वर्तमान समय में देश की 84% जो है लोग हिंदी भाषा को भी बोल सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो यानी कि जो कंडीशन थी हमारी 70% वाली उसको ये फुलफिल करती है, लेकिन फिर भी जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है और राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है 1949 में। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा हिंदी भाषा के स्वरूप के बारे में। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों राजभाषा और कार्यालयी भाषा के बारे में, जिसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।